Hello students, my name is Sipra Gupta from SKLGD Public School. Today I teach you about the first chapter of history, Rise of Nationalism. इसका हमारा फोर्थ पार्ट कंटिन्यू चल रहा है। इसमें हम देखेंगे कि जो कंजर्वेटिव्स होते हैं वो कौन ग्रुप के लोग थे। कंजर्वेटिव्स थे जो लोग कौन सी थिंकिंग के लोग थे, ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग के लोग थे, जो लोग मोनार्की को सपोर्ट करते थे, जो लोग जो प्रिविलेज है मोनार्की और नोबल्स के उनके अधिकारों को सपोर्ट करते थे। ऐसे लोगों को क्या कहा गया था, कंजर्वेटिव्स कहा गया था। और जो अपनी सोसाइटी में क्या नहीं चाह रहे थे, रिपब्लिक या चेंज नहीं चाह रहे थे, वो बिल्कुल भी नहीं चाह रहे थे कि सभी लोगों को राइट्स दिए जाएं। जो प्रिविलेज हैं, जो चीफ लोगों के पास हैं, उनको वहाँ से हटाया जाए। इसी के साथ साथ अब हमारा नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ट्रीटी ऑफ वियना। ये आपके लिए क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको पता है कि 1804 में जो फ्रांस था वहाँ पर कौन आता है, नेपोलियन आता है। नेपोलियन का एम्पायर होता है, नेपोलियन वहाँ का जो राजा बनता है, मोनार्की आती है। लेकिन नेपोलियन ने मोनार्की के साथ साथ वहाँ पर बहुत सारे चेंजेस किए थे। कौन कौन से चेंजेस किए थे कि वहाँ पर उसने रिपब्लिक जो था, ह्यूमंस राइट्स बहुत सारे लोगों को जो प्रोवाइड किए थे। जो वहाँ पर क्या चल रहा था कि जो वेट और मेजरमेंट का जो सिस्टम था अलग अलग प्लेसेस पर अलग अलग था, उसने सभी जगह इक्वल किया। और उसने बहुत सारे राइट ऑफ फ्रीडम भी प्रोवाइड किए थे। लेकिन आफ्टर द डेथ ऑफ वाटरलू, जब वॉर होता है उसमें किसकी डेथ हो जाती है, नेपोलियन की जब डेथ हो जाती है। नेपोलियन की डेथ होने के बाद नेपोलियन ने अपना बहुत बड़ा एम्पायर क्या किया था, फ्रांस और उसके आसपास का बहुत बड़ा एम्पायर क्या कर लिया था, उसने जीत लिया था। लेकिन अब इसमें क्या होता है, जब किसकी डेथ हो जाती है, नेपोलियन की डेथ हो जाती है, तो जो नेपोलियन के जो द्वारा जीते गए जितने भी एम्पायर थे उनको क्या किया जा रहा था कि अब इसमें क्या किया जाए, नेपोलियन के जो एम्पायर है इनको कैसे डिवाइड किया जाए, वहाँ पर कौन आए। तो देखिए वहाँ पर दोबारा क्या आ जाता है कि बहुत सारी चीज़ें, जो एम्पायर जो नेपोलियन का था उसको किस तरह से ट्रीटी ऑफ वियना पे डिवाइड किया जाता है, अलग अलग कंट्री के पार्ट्स को दिया जाता है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि वहाँ पर जो होस्ट कर रहे होते हैं, एक मीटिंग होती है और उसके जो चांसलर होते हैं वो ड्यूक मेटरनिक होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक नंबर में पूछा जाता है कि ट्रीटी ऑफ वियना को जो चांसलर होस्ट करने वाले कौन थे, वो चांसलर थे। और वो चांसलर कहाँ के थे, वो ऑस्ट्रिया के चांसलर थे। आपको पता है जो ऑस्ट्रियन की जो राजकुमारी थी वो किसकी थी, लुइस 16 की वाइफ थी। तो यहाँ पर दोबारा वहाँ पर बर्बन जो डायनेस्टी है उसको क्या कर दिया जाता है, रिस्टोर कर दिया जाता है। फ्रांस लॉस्ट ईस्ट टेरिटरी, फ्रांस क्या कर देता है, अपनी पावर्स को क्या कर देता है, वो वहाँ पर खो देता है। उसके जो पावर को खोने से मतलब ये कि जितने भी एम्पायर्स को किसने जीता था, जितने भी एम्पायर को जो नेपोलियन ने जीता था, उन सारे क्षेत्रों को क्या कर दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है। और क्या होता है, ट्रीटी वर गिवन इन द प्रूशिया, ऑस्ट्रिया एंड रशिया। और जो क्षेत्र थे वो किस किस को दे दिए जाते हैं, प्रूशिया को दे दिए जाते हैं, ऑस्ट्रिया को दे दिए जाते हैं और रसिया को दे दिए जाते हैं। और बहुत सारे रिसोर्सेज पर इन कंट्रियों का राज्य भी हो जाता है। स्टेप वर टेकन इन द प्रिवेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ फ्रांस। और फ्रांस पर क्या कर दिया जाता है, कुछ ऐसे स्टेप्स भी लगा दिए जाते हैं कि जिससे वे अपना एक्सपेंशन ना कर पाए, अपना विस्तार ना कर पाए। तो ट्रीटी ऑफ वियना किसके खिलाफ, किसके लिए था, ट्रीटी ऑफ वियना अगर हम कहते हैं तो फ्रांस के पीरियड, फ्रांस के लिए लगाया गया था। दोबारा वहाँ पर बर्बन जो डायनेस्टी है उसको क्या किया गया था, रिस्टोर किया गया था। और जितने भी नेपोलियन ने जो एम्पायर को जीता था उन एम्पायर को क्या कर दिया गया था, अदर प्लेसेस को क्या कर दिया गया था, डिवाइड कर दिया गया था। तो ये आप इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे आपके सबसे ज़्यादा वन वर्ड जो क्वेश्चन हैं वो यहीं से बनते हैं। अब देखते हैं कि रेवोल्यूशनरीज क्या थे। रेवोल्यूशनरीज मीन्स होता है क्रांतिकारी, जो ऐसे लीडर जो थे, ऐसे लोग थे जो अपने देश को रिपब्लिक कराना चाह रहे थे, जो मोनार्की के खिलाफ थे। ड्यूरिंग द 1815 जब टाइम पीरियड, और उस टाइम पीरियड में 1815 के टाइम पीरियड में द ईयर ऑफ द रिप्रेशन एक पीरियड चल रहा था। उसी टाइम पीरियड में क्या की जा रही थी, चुपचाप रेवोल्यूशनरीज के द्वारा सीक्रेट सोसाइटीज़ बना जा रही थी। अच्छा, आप इससे हम आपको एक एग्जांपल देते हैं कि इंडिया में भी क्या अंग्रेजों के खिलाफ सीक्रेट सोसाइटीज़ नहीं बनाई गई थी। इंडिया के जो रेवोल्यूशनरीज थे वो अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र नहीं रचते थे। सेम ऐसा ही कहाँ पर भी था, फ्रांस में भी ऐसा चल रहा था। तो ऐसे ही इटली में भी वही चल रहा था। इटली में भी दो क्या होती हैं,
सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाई जाती हैं, जिप्सी मैजनी के टाइम पीरियड्स में बनाई जाती है। और 2 सीक्रेट सोसाइटीज़ जो होती हैं वो एक पहली होती है सीक्रेट सोसाइटी यंग इटली के नाम से जानी जाती है, और दूसरी सीक्रेट सोसाइटी जो होती है उसको यंग यूरोप इन द बैनी के नाम से जाना जाता है। तो ये सीक्रेट सोसाइटी क्यों बनाई जाती है, वो अब जिस तरह से जो फ्रांस था वो रिपब्लिक हो चुका, तो वहाँ इटली में भी फ्रीडम के लिए ये सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाई जाती हैं। तो ये हमने आपको देखा कि ये जो ट्रीटी ऑफ वियना है वो हमारे लिए क्या है, बहुत अधिक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट हमारा कंटिन्यू हम करते हैं कि इसी से हमारा चल रहा है कि एज ऑफ रेवोल्यूशन जो चल रहा था उसमें वो एज ऑफ रेवोल्यूशन कब से कब तक चला है, क्रांतिकारियों का जो टाइम पीरियड है वो कब से कब तक माना गया है। उसको अगर हम देखते हैं तो 1830 से लेकर 1840 पीरियड तक 48 तक माना गया है। कि अगर हम रेवोल्यूशनरीज की अगर हम बात करें, क्रांतिकारियों, क्या क्रांतिकारी एकदम तो बर्थ नहीं लेंगे ना, धीरे धीरे लोगों के अंदर अपने देश के लिए क्या होगी, भावना जागृत होगी, तो वही रेवोल्यूशनरीज टाइम पीरियड कहलाता है। इसमें पहले ये कहा है फ्रांस इतना, अगर हम यूरोप की बात करें, यूरोप कॉन्टिनेंट में सबसे पावरफुल अगर कोई कंट्री थी तो वो कौन सी थी, फ्रांस। किसके टाइम पीरियड की अगर हम बात करते हैं, नेपोलियन के टाइम पीरियड्स की अगर हम बात करते हैं, तो कहा जाता था कि फ्रांस, अगर यूरोप में कुछ भी होता था तो अगर फ्रांस में कुछ होता था उसका पूरा असर कहाँ पर देखने को मिलता था, पूरे यूरोप में देखने को मिलता था। बल्कि ड्यूक मेटरनिक ने ये तक कहा है, आपकी ये लाइन भी इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि लाइंस किसके द्वारा कही गई है। ड्यूक मेटरनिक ने ये कहा है कि व्हेन द फ्रांस स्नीज द रेस्ट ऑफ द यूरोप एंड द कैचेस ऑफ द कोल्ड, अगर फ्रांस छींकता था तो उसकी सर्दी का असर पूरे यूरोप में देखा जाता था। तो इससे हमें पता चलता है कि फ्रांस का इफेक्ट पूरे यूरोप में कितना था। अब यहाँ पे हम टाइमलाइन की बात करते हैं कि कौन कौन से टाइमलाइन में क्या क्या हुआ है। अगर नेपोलियन टुक ओवर द फ्रांस, नेपोलियन ने टुक ओवर कब किया था, फ्रांस भी किया था। देखिए नेपोलियन कब आया था, इससे पहले हमने देखा था लुई 16 फ्रांस। अगर फ्रेंच रेवोल्यूशन अगर आपको याद होगा 9th क्लास का, तो नेपोलियन ने क्या किया था, पहले वहाँ पर क्या चल रहा था, लुई 16 था। लुई 16 की बात क्या आता है, आपका जैकोबिन क्लब आता है। जैकोबिन क्लब की बात यहाँ पर क्या आता है, डायरेक्टिव आती है, और डायरेक्टिव भी सही तरीके से नहीं चल पाती है, तो वहाँ पर टुक ओवर कौन कर लेते हैं, नेपोलियन कर लेते हैं। और नेपोलियन कब करते हैं, 1804 में करते हैं। और जैसे ही नेपोलियन टुक ओवर करते हैं तो आपने जो फ्रांस है उसको विस्तार कर लेते हैं, और उसको कहाँ तक बढ़ाते हैं, उसका विस्तार बेल्जियम, नीदरलैंड तक कर लेते हैं। फिर कंजर्वेटिव्स वहीं आते हैं। कंजर्वेटिव, क्योंकि नेपोलियन की डेथ हो जाती है तो कंजर्वेटिव टुक ओवर कब कर लेते हैं, 1815 में कर देते हैं, और बर्बन डायनेस्टी वहाँ पर आ जाती है। तो ये अगर हम कहें तो कंजर्वेटिव इरा कब से कब तक चलता है, 1815 से लेकर 1830 तक चलता है। ये फ्रांस का चल रहा है, फ्रांस में हम बता रहे हैं। फिर जो कंजर्वेटिव इरा होता है वो खत्म हो जाता है, उसको खत्म होने के बाद रेवोल्यूशनरीज जो इरा होता है वो 1830 से लेकर 1848 तक चलता है। लीड बाय द, और इसको कौन लोग लीड कर रहे होते हैं, लिबरल्स एंड नेशनलिस्ट हैं, बिलोंगिंग टू द एजुकेटेड ऑफ द मिडिल क्लास के जो लोग हैं, जिसमें प्रोफेसर, टीचर, लॉयर और भी जो मिडिल क्लास के जो लोग हो रहे होते हैं, वो इस रेवोल्यूशनरीज इरा को क्या कर रहे होते हैं, हैंडल कर रहे होते हैं। उसी में हम देखते हैं कि जो ग्रीक वॉर होता है वो क्यों होता है। अगर हम ग्रीक की बात करें तो जो ग्रीक कॉन्टिनेंट है, जिसको हम आज क्या कहते हैं, पहले इसको ग्रीक जो वॉर हुआ था, ग्रीस जो कंट्री है ये यूरोप में आती है। और ग्रीस कंट्री जो है किसका सिंबल थी, वहाँ पर एंशियंट जो रिलीजन है था, कौन सा रिलीजन था, जो क्रिश्चियन रिलीजन था, उसका जो एंशियंट जो सिंबल था वो कौन सा था, ग्रीस कंट्री थी। और उस टाइम पीरियड में एशिया में किसका सबसे ज़्यादा अधिकार था, एशिया कॉन्टिनेंट में ज़्यादातर मुस्लिम जो मोनार्की था उनका अधिकार था। जो ग्रीस कंट्री थी वो किसके अंडर में आती थी, ऑटोमन एम्पायर के अंडर में आती थी। और ऑटोमन जो एम्पायर था उसके साथ इंग्लैंड और अदर कंट्रियों का क्या होता है, एग्रीमेंट होता है, और वहाँ पर इस्लामिक रूल चल रहा होता है। तो इस्लामिक रूल से एक ट्रीटी होती है, और ट्रीटी को किस नाम से जानता है, ट्रीटी ऑफ द कॉन्स्टिलेशन ऑफ द टिनोपोल के नाम से जाना जाता है। और ये ट्रीटी कब होती है, संधि कब होती है, 1832 में होती है, जिससे कि ऑटोमन एम्पायर से किसको फ्री करा दिया जाता है, जो ग्रीक कंट्री है उसको क्या किया जाता है, फ्रीडम दिला दी जाती है। और वह ग्रीस कंट्री आज किस नाम से जानी जाती है, ग्रीस के नाम से जानी जाती है। पहले ग्रीस कंट्री किसके अंडर में आती थी, ऑटोमन एम्पायर के अंडर में आती थी। अब ये यूरोपियन के लिए ये बहुत बड़ा सिंबल था, किसका, एंशिएंट रिलीजन का सिंबल था।
तो उन्हें इस कंट्री को वो क्या चाहते थे, उसको फ्रीडम दिलाना चाह रहे थे। किससे फ्रीडम दिलाना चाहते थे? और ओटोमन एम्पायर से फ्रीडम दिलाना चाहते थे। तो इसके बीच में क्या होती है, एक ट्रीटी होती है, संधि होती है, और जो ट्रीटी किसके नाम से जानी जाती है? कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द टेन ऑफ वॉल के नाम से जानी जाती है। तो आज का हमारा जो टॉपिक होता है वो यहीं पर फिनिश होता है, और यही फिनिश होता है। तो हमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें इनमें कौन कौन सी याद रखनी है कि ड्यूक मेटरनिक ने कौन सी लाइन कही है, उसको याद रखना है। फ्रांस में रेवोल्यूशनरीज इरा कब से कब तक रहा है? 1830 से लेकर 1848 तक रहा है। नेपोलियन ने टुक ओवर कब किया था? 1804 में किया था। और उसमें कंजर्वेटिव जो इरा था वो कब से कब तक रहा है? 1815 से लेकर 1830 तक रहा है, क्योंकि ये वन वर्ड्स में आपसे पूछते, वन लाइनर में पूछते हैं। और ऑटोमन एम्पायर कहाँ पर था? एशिया में था, जहाँ पर कौन रूल कर रहे थे? जो इस्लामिक रूलर थे वो वहाँ पर रूल कर रहे थे। तो हमारा ये टॉपिक अभी फिनिश होता है, नेक्स्ट टॉपिक में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे।